हेलो फ्रेंड्स, मेरे सामने ये रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम का ये चैप्टर है जो कि आपका सी ए और सी एम ए के बच्चों के लिए है। इवन आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल की नॉलेज भी आपको यहाँ से मिल जाएगी कि रिटर्न फाइल कब करते हैं, क्या ड्यू डेट होती है। तो मैं आपको यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ड्यू डेट क्या होती है। अब देखो, जैसे कि मैं बता दूँ रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम की। रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम में अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो सिंपल ये कहता है कि अगर कंपनी है तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, फर्म है तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कंपनी है तो मैंडेटरी है, फर्म है तो मैंडेटरी है। आपको हर हालत में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, अपनी ड्यू डेट पर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 139(1). अगर आप एनी अदर पर्सन है, एनी अदर पर्सन मतलब कौन? कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, बट कंपनी और फर्म के अलावा कोई भी है, एओपी है, बीओआई है, इंडिविजुअल है, तो उस केस में आपको रिटर्न कब फाइल करनी है? रिटर्न आपको जब फाइल करनी है अगर आपकी इनकम जो है मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, उससे अगर एक्सीड कर जाती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को आपको देखना है, वो अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है आपकी टोटल इनकम, हैंस आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब आगे चल के एक प्रोविजो भी पढ़ेंगे जहाँ पर ही सिंपल ये कहता है उस प्रोविजो में कि जो टोटल इनकम देखनी है वो टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन देखनी है। जो चैप्टर 6A की डिडक्शन माइनस करते हो ना, चैप्टर 6A की डिडक्शन माइनस करने से पहले, हैंस ये टोटल इनकम का मतलब जीटीआई है। अगर जीटीआई आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिर 139(1) का फोर्थ प्रोविजो आता है। 139(1) का फोर्थ प्रोविजो और फिफ्थ प्रोविजो सिंपल ये कहता है कि अगर आप कौन है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो, अदर देन नॉट OR, तो इसका मतलब वही होता है, सिंपल ROR है। अगर आप कौन है, ROR है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है। कब केस में? 2 केस में। अगर आप क्या करते हैं, कोई भी एसेट्स है इंडिया से बाहर, कोई भी एसेट्स है इंडिया से बाहर, जो एसेट्स है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको होल्ड करते हो एज ए बेनिफिशियल ओनर, या कोई एसेट्स है इंडिया से बाहर, उसमें क्या है आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और आप क्या हो, उस एसेट्स के बेनिफिशियरी हो। क्या हो आप? उस एसेट्स के बेनिफिशियरी हो। देखो, सिंपल ये कहता है कि अगर जैसे मैं हूँ, मेरी कोई एसेट्स है जो इंडिया से बाहर है और मैं उस एसेट्स का कौन हूँ, या तो बेनिफिशियल ओनर हूँ या कौन हूँ, बेनिफिशियरी हूँ। बेनिफिशियल ओनर हूँ या बेनिफिशियरी, तो मुझे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी किसे कहते हैं? तो बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी की डेफिनेशन दे रखी है। बेनिफिशियल ओनर मतलब कि वो व्यक्ति जो इंडिविजुअल क्या करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसिडरेशन तो देता है, या तो मैं डायरेक्टली दूँ या किसी और के थ्रू दिलवा दूँ, कंसिडरेशन दिया और उस असेट्स पे मुझे अधिकार कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। बेनिफिट भविष्य में मिल जाएगा, ये बात पक्का तय है कि भविष्य में मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, जब मुझे बेनिफिट मिल रहा है भविष्य में, तो हैंस मैं कौन हो गया? बेनिफिशियल ऑनर हो गया। दूसरा, बेनिफिशियरी किसे कहते हैं? बेनिफिशियरी उसे कहते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है, कंसिडरेशन तो दिया जाता है उस असेट्स का, बट कंसिडरेशन आप नहीं देते, कंसिडरेशन कोई थर्ड पार्टी देती है। कंसिडरेशन कौन देती है? कोई थर्ड पार्टी देते हो और आप उस असेट्स पे मजे लेते हो, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। द बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी, ठीक है। इस केस में अगर आप किसी एसेट्स के बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी हो तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये कहता है कि सिक्स्थ प्रोविजो, सेक्शन 139(1) ही चल रहा है जिसका सिक्स्थ प्रोविजो सिंपल ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ऑल एसएससी अदर देन कौन, कंपनी और फर्म के अलावा, अगर उसकी टोटल इनकम कितनी एक्सीड है, 2.5 लाख से एक्सीड है, जो टोटल इनकम देखनी है वो 54 की एग्जामिशन माइनस करने से पहले और चैप्टर 6A की डिडक्शन माइनस करने से पहले देखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, सेवन्थ प्रोविजो, ये नई आई है, आपके पेपर में आ सकता है इससे क्वेश्चन। जो सिंपल ये कहता है कि तीन केसेस में इंडिविजुअल को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही इनकम 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो, अगर वो 3 केसेस में कवर होता है। पहला, अगर उसके करंट अकाउंट में कितने से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा बैलेंस है पूरे साल भर का, तो उस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या उसने क्या करा, विदेश में यात्रा की है, फॉरेन ट्रैवल करा, फॉरेन ट्रैवल जो करा है वो कितने से ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा का है। अब जैसे मैं यूएसए चला जाऊँ, सिंगापुर चला जाऊँ, 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा करता हूँ फॉरेन ट्रैवल में, हैंस मुझे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और तीसरे केस में क्या कहता है कि अगर आपका कोई बिजली के बिल का खर्चा 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है, बिजली के बिल का जो मीटर देखा, मीटर पे बिल 1 लाख से ज़्यादा का आया, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सेवन्थ प्रोविजन 3 बातें करता है। सी से करंट अकाउंट की बात करेंगे, टी से ट्रैवल करता है, ई से इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा है, ट्रैवल 2 लाख से ज़्यादा है, करंट अकाउंट में बैलेंस 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है 139(4)(a). 139(4)(a) जो किसकी बात करता है, चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करता है। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं। ध्यान से सुनना, देखो ये सेक्शन सीरीज में चल रहे हैं A, B, C, 4A, 4B, 4C। देखो A, B, C लाइन में लिखोगे A, B, C, और C से चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्सन, P से पॉलिटिकल पार्टी, और फिर इसके बाद C से कॉलेज। तो CPC करके याद रख लेना, इसके सेक्शन याद रखना क्योंकि आगे काम आएंगे। 139(4)(a), 4A किसका है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्सन का है। 4B किसका है, पॉलिटिकल पार्टी का है। 4C किसका है, हॉस्पिटल और कॉलेज का है। तो देखो आपको कैसे याद रखना है, C से चैरिटेबल, फिर P से पॉलिटिकल, और फिर C से कॉलेज, CPC बेंगलोर होता है ना, तो ऐसे करके CPC याद रख लेना। और ABC की सीरीज तो आपकी चल ही रही है, तो ऐसे कर लेना याद। अब चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की बात करूँ तो इनको क्या करता है, इनको 11 और 12 में एग्जेम्पशन मिलती है, इनको सेक्शन 11 और 12 में एग्जेम्पशन मिलती है। अब इन्होंने क्या करा, जो भी इन्होंने कमाया एग्जेम्पशन माइनस करने से पहले अगर जो कमाया है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इस चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर रिटर्न फाइल इन्होंने ड्यू डेट के बाद करी है, तो 11 और 12 की जो एग्जेम्पशन है वो इनको नहीं मिलेगी। ये बात सेक्शन 139(4)(a) में कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी 11 और 12 की, मतलब ड्यू डेट के बाद फाइल करी है। C हो गया। P पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 13A में डिडक्शन मिलती है। पॉलिटिकल पार्टी को 30A में डिडक्शन मिलती है अगर टोटल इनकम उनकी एग्जेम्पशन 30A से पहले देखेंगे। अगर उनकी 30A से पहले की एग्जेम्पशन 2.5 लाख से ज़्यादा है देन उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपने सिंपल देखा होगा ना, जैसे GTI निकालते, GTI में से लेस करते हैं डिडक्शन, है ना। तो वो आप मान लो कि जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से 13A की माइनस करने के बाद एग्जेम्पशन आपकी जो आती है वो 2.5 लाख से ज़्यादा आती है, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो गया। C से कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये सब इन सब के लिए क्या करेगा, इन सब के लिए कहता है कि अगर आपकी एग्जेम्पशन 10 से पहले टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा तो आपको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा ध्यान से सुनना, चैरिटेबल के लिए क्या कहा, 11-12 की नहीं देंगे अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो। पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या कहा, 13A की एग्जेम्पशन नहीं देंगे अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट CPC, मैंने ABC करके याद करा था। यहाँ पर देखो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी C है, ये कॉलेज है, ये भी कॉलेज है। ये जो कॉलेज है वो कौन से वाले कॉलेज है, जो रिसर्च करते हैं। 150% की एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है ना, 35(1)(2), 35(1)(2) 35(1)(3) वेटेड डिडक्शन मिलती है PGPP वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर कहता है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो 35(1) में रिसर्च करते हैं, 35(1)(2) में, 35(1)(3) में रिसर्च करते हैं, तो उनको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। भले ही इनकी इनकम कम हो ज़्यादा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा याद कैसे करना है, B से बिजनेस ट्रस्ट, I से इन्वेस्टमेंट फंड, CBI। अच्छा सीरीज चल रही है DEF, वहाँ CPC CBI करके याद कर लेना। C से तुम्हारा चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, P से पॉलिटिकल पार्टी हो गया, फिर C से कॉलेज हो गया, फिर D डिग्री कॉलेज जो कि रिसर्च करते हैं। C कौन से वाले कॉलेज हो गए जो रिसर्च करते हैं, C। फिर उसके बाद B से बिजनेस ट्रस्ट आ जाएगा, बिजनेस ट्रस्ट, एंड I से इन्वेस्टमेंट फंड आ जाएगा। तो 139(4)(a), B, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F तक याद हो गया। F से तुम्हारा फंड भी होता है, ठीक है। आई देखो C से कॉलेज हो गया जो रिसर्च करते हैं, B से बिजनेस ट्रस्ट हो गया, I से इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, तो CBI करके याद रख लेना। तो CPC CBI। अच्छा इसको बिजनेस ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होती है, इनके लिए कोई लिमिट नहीं होती, इन्हें ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। इन्वेस्टमेंट फंड को भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कोई लिमिट नहीं है, 100% रिटर्न फाइल करेंगे मैंडेटरी है। फिर उसके बाद ड्यू डेट की बात आती है। ड्यू डेट में सिंपल ये कहता है कि अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस लग जाता है, मतलब आप क्या करते हो, फ़ॉरन में सेल परचेज करते हो, तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कहता है आपने जो प्राइस दिखाया है वो कम दिखाया है या हमारे हिसाब से नहीं दिखाया, आर्म लेंथ प्राइस की ट्रांजैक्शन लग जाती है, तो आर्म लेंथ प्राइस के लिए TPO रिपोर्ट मंगवाता है फ़ॉरन से, तो TP रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो उस केस में कहता है कि आपकी जो ड्यू डेट होगी वैसे तो 30 सितंबर होती है, बट हम आपको 2 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, हैंस आपकी रिपोर्ट का जो टाइम आ गया 30 नवंबर आ गया, ठीक है। जितनी भी कंपनीज होती हैं
उनके लिए 30 सितंबर। जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी 1 करोड़ से अबव की टर्नओवर है, तो मेरी 1 करोड़ से अबव की टर्नओवर है, मुझे टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। तो कहता है कि अगर आपकी टैक्स ऑडिट होती है तो 30 सितंबर की ड्यू डेट है। अब जिस फर्म मैंने फर्म खोली, फर्म की टैक्स ऑडिट होती है, तो उस फर्म का मैं कौन हूँ, पार्टनर हूँ। तो लॉ कहता है कि जब फर्म की 30 सितंबर होती है तो उसके पार्टनर को भी हम 30 सितंबर की ही डेट देंगे, उसको 30 सितंबर को रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। अच्छा, याद कैसे रखना है? सी से कंपनी, डब्ल्यू से वर्किंग पार्टनर, ए से ऑडिट। सी से कंपनी, डब्ल्यू से वर्किंग पार्टनर, ए से ऑडिट, सी डब्ल्यू के केस में 30 सितंबर होती है। सी से कंपनी, डब्ल्यू से वर्किंग पार्टनर, ए से ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके लिए ड्यू डेट कितनी होती है? 30 सितंबर होती है। इनके अलावा जितने भी केसेस है, लाइक इंडिविजुअल हो गया, एओपी, बीओआई हो गया, उनके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई की ड्यू डेट है। मैंडेटरी याद कर लेना, 100% एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सीएमए वाले एग्ज़ाम में तो 100% बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कहता है कि जैसे आपको 139(1) में रिटर्न फाइल करनी थी, मैंने सारे सेक्शन, देखो सेक्शन लिखते ही आप आपको याद आ जाएंगे। देखो 139(1) नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग का, 4A वही चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, बी से क्या था, पॉलिटिकल पार्टी, सी से तुम्हारा कॉलेज वाले हो गए, कॉलेज हॉस्पिटल, है ना। डी से तुम्हारा वो वाले कॉलेज हो गए, डिग्री कॉलेज जो ये रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े रिसर्च करते हैं वो बड़े वाले कॉलेज। ई से तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट हो गया, एंड एफ से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, CBI, CPC, CBI, ऐसे करके याद कर लेना। यहाँ पर कहता है कि अगर किसी व्यक्ति, जो 234F कहता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल करनी थी बट रिटर्न फाइल ड्यू डेट के बाद करते हो, तो क्या 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल कर दी? 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल कर दी। अगर रिटर्न आपने 31 दिसंबर से पहले फाइल कर दी तो फीस हम लेंगे कितने की? 5,000 की। लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद फाइल करी है तो फीस कितनी लगेगी? 10,000 की। आपको पता ही है 31 मार्च के बाद तो रिटर्न फाइल हो ही नहीं सकती है, तो हैंस 31 दिसंबर तक 5,000, 31 दिसंबर के बाद 10,000 की फ़ीस लग जाएगी। लेकिन प्रोविज़ो बनाया। प्रोविज़ो में क्या कहता है? प्रोविज़ो में ये कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम ही 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, अगर आपकी टोटल इनकम ही 5 लाख से ज़्यादा नहीं है और आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, तो उस केस में 5,000 और 10,000 की पेनल्टी के अलावा हम 1,000 वाली पेनल्टी लगा देंगे, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। हैंस हम आपके ऊपर फ़ीस जो लगाएंगे, कितने की लगाएंगे? 1,000 की। वो 5,000 और 10,000 वाली फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से कम है। अच्छा, अब आपको देखो ये सेक्शन समझ में आएगा। 272A पेनल्टी का है। अच्छा, किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ 139(4)A। 4A में कौन था? चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। फिर 4C में कौन था? कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, वो वाले। तो 139(4)A और 4C वालों के ऊपर अगर रिटर्न फाइल नहीं करते तो पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 272A में। कितनी? 100 रुपीज़ पर डे। कब तक लगेगी? जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते, या फिर AO आपको पकड़ लेगा, आपका केस और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। तो टिल डेट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तक आपको क्या कर देगा? उस डेट तक 100 रुपये पर डे की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो फीस समझ में आ गया, पेनल्टी समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है 139(3) लॉस रिटर्न के बारे में कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का लॉस होता है तो वो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड जब भी कर सकता है जब उसने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करी है। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करी है तो वो अपने रिटर्न को, अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। अच्छा, अगर लॉस है किसका? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस है, तो रिटर्न ड्यू डेट के बाद भी फाइल करोगे तो भी आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सिंपल याद रखना है, 2 ही लॉसेस है, एक एच से हाउस प्रॉपर्टी और यूडी मतलब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, हद एच से हाउस प्रॉपर्टी और यू से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सिर्फ रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो ये वाले लॉसेस ड्यू डेट के बाद भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, बट इसके अलावा जितने भी लॉसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। बात करी हमने कैरी फॉरवर्ड की, बट सेट ऑफ की। तो लॉ कहता है सेट ऑफ तो कर सकते हो भले ही आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद। अब जैसे इस साल का लॉस है तो इस साल की रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो तो लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो, बट आगे कैरी फॉरवर्ड हम नहीं करने देंगे आपको। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये वाला केस, CBDT का सर्कुलर आया। वो कहता है कि जैसे आपकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर की ड्यू डेट थी, साइट बहुत हैवी हो गई थी, मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया।
रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, जेन्युइन हार्डशिप थी, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता था कि हाँ साइट बंद हो गई थी, तो उससे उस सिचुएशन में देखो जेन्युइन हार्डशिप थी, जेन्युइन हार्डशिप थी। इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा ठीक है आपका रिफंड का केस बन रहा है या आपका लॉस का केस बन रहा है। अगर वो जो लॉस है वो कितना है 10 लाख तक है, तो सीआईटी के पास एप्लीकेशन लेके जाओ, वो कॉन्डोनेशन और डिले दे देगा और आपका जो लॉसेज है या आपका जो रिफंड बनता है वो आपको अलाउ कर देगा। बट लॉस अप टू कितना है 10 लाख तक, तो किसके पास जाना है सीआईटी, चीफ सीआईटी के पास जाना है अगर वो 10 लाख से 50 लाख तक है, और सीबीडीटी के पास जाना है अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो रिफंड या लॉस, ठीक है। बट ये कॉन्डोनेशन फॉर डिले की एप्लीकेशन आप 6 महीने के अंदर अंदर दे दोगे फ्रॉम एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 6 महीने के अंदर। देखो कॉन्डोनेशन और डिले की एप्लीकेशन आप 6 साल के बाद आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। 6 साल, अरे 6 महीने है, कहीं मेरे को याद 6 महीने की याद आ रही है, 6 साल नहीं है 6 महीने है। आप ध्यान से देख लेना, अपना लॉ पढ़ना उसमें लिखा होगा कहीं, ठीक है। यहाँ भी 6 महीने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न में सिंपल क्या कहता है, बिलेटेड रिटर्न में आपकी एक बात कहता है, बिलेटेड रिटर्न में ये कहता है कि जो रिटर्न आप नहीं फाइल कर पाए, दैट इज़ लेट रिटर्न। लेट रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो, लेट रिटर्न आप कहता है कि एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब जैसे सपोज करो 19-20 की मैंने रिटर्न फाइल करी, 19-20 की मैंने रिटर्न फाइल करी है, तो जो 19-20 की मैंने रिटर्न फाइल करी है उसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 19-20 का 20-21 होगा असेसमेंट ईयर। तो 19-20 का 20-21 असेसमेंट ईयर, 20-21 मतलब 31 मार्च 2021, तो एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्या हो गया 31 मार्च 2021। और फिर उसके बाद इसको किससे कंपेयर करना है, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। एओ आपका केस पकड़ेगा और क्या कर देगा, असेसमेंट कर देगा। असेसमेंट के कितने सेक्शन होते हैं, टोटल 4 सेक्शन होते हैं, याद रख लेना। 143 का 3, 143 3, 144, 147, 153, दोबारा बोल रहा हूँ 143 3, 144, 147, 153। एओ 4 केसेस में असेसमेंट करता है, तो चारों में कंप्लीशन कब हो जाएगा उसकी असेसमेंट का। इसको किससे कंपेयर करना है, 31 मार्च 2021 अभी डेट निकाली थी, विच एवर इज अर्लियर, इस डेट तक अपनी लेट रिटर्न फाइल कर देना, इसके बाद आप लेट रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न में सिंपल क्या कहता है, रिवाइज रिटर्न आप रिटर्न जो 139(1) में भरी है या 139(4) में बिलेटेड रिटर्न भरी है उसको रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का टाइम पीरियड भी सेम वही है, एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। जो आप रिटर्न रिवाइज करोगे ये मानेंगे कि ये ओरिजिनल रिटर्न है, पुरानी रिटर्न को इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे और रिवाइज रिटर्न को ओरिजिनल रिटर्न मान लेंगे, वो सब्सिट्यूट कर देती है ओरिजिनल रिटर्न के उसमें, ठीक है। ओरिजिनल रिटर्न के रेस्पेक्ट में सब्सिट्यूट हो जाती है आपकी रिवाइज रिटर्न। तो जो आपने रिवाइज करी है उसे ही हम क्या मान लेंगे, ओरिजिनल रिटर्न माना जाएगा। रिवाइज रिटर्न कितनी बार भी कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम। खाना खाने से पहले करो, खाना खाने के बाद करो, 10 बार करो, 100 बार करो, कितनी बार रिवाइज करो आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आपके ये 4 केसेस है तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी, मतलब आप प्रेस्क्राइब फॉर्म में अपनी रिटर्न नहीं भरते हो, या टीडीएस टीसीएस या एडवांस टैक्स का प्रूफ नहीं जमा कराते हो, या 44AB में आपकी टैक्स ऑडिट होती है, अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते हो, या आप अपना ऑडिटेड P&L बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट नहीं जमा कराते, तो आपकी रिटर्न क्या मानी जाएगी, डिफेक्टिव मानी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं देते हो अंडर सेक्शन 140A तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव नहीं मानी जाएगी, आपकी रिटर्न वैलिड ही रहेगी। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी रिटर्न इनवैलिड हो गई है, आपकी रिटर्न तब भी वैलिड ही रहेगी, भले ही आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं करने के बाद अपने रिटर्न को अपलोड कर दिया है साइट पर। फिर उसके बाद आता है कोटिंग ऑफ आधार नंबर। आधार नंबर की बात करते हैं कि आधार नंबर आपको देना पड़ेगा, कब कब देना पड़ेगा, 2 केसेस में। अगर आप पैन के लिए अप्लाई करते हो या आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो तो 2 केसेस में आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, मैंडेटरी अंडर सेक्शन 139AA। आधार का भी AA है ना, ये भी AA ही चल रहा है ना, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है इसीलिए करवा रहा हूँ। पैन और रिटर्न ऑफ इनकम ये दोनों के लिए आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, पैन के लिए और ROI के लिए आधार देना पड़ेगा, सेक्शन 139AA बात कहता है। बट
बट अगर आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर दे दोगे। 4 केसेस में आपको आधार नंबर नहीं देना है। कौन कौन से केसेस में? अगर आप रहने वाले कहाँ के हो, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय के, जाम के नाम से याद रख लेना। एनआर जी से जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, ठीक है। फिर उसके बाद एनआर है तो नहीं देना, या आपकी एज 80 साल से ज़्यादा हो गई है, या आप सिटीजन ऑफ इंडिया के नहीं हैं तो आपको आधार नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, जामनगर में एनआर आया जो कि 80 साल से अबव था। जामनगर में एनआर आया जो कि 80 साल से अबव था, इसीलिए उसको आधार नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आती है पैन नंबर। पैन नंबर कब कब देना है? ये 5 केसेस में आपको पैन नंबर देना है। पैन नंबर ध्यान से सुनना, पहले 139(4)A में पढ़ा चुका हूँ। 139(4)A किसका है? बिजनेस ट्रस्ट और जो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उसको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो और आपके बिजनेस की जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो 5 लाख से एक्सीड हो जाती है तो आपको पैन देना जरूरी है। या आपने कोई बैंक से ट्रांजेक्शन करी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो कि ट्रांजेक्शन 2.5 लाख से अबव है, बट वो इंडिविजुअल के अलावा, लाइक कोई कंपनी है या फर्म में किसी ने भी ट्रांजेक्शन करी जो 2.5 लाख से अबव है, मैं क्या करता हूँ, पैसा निकाल कर लाया 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पैन नंबर देना मैंडेटरी है। या आप कौन हो, एमडी हो, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, ट्रस्टी हो, ठीक है, सीईओ, सीएफओ हो, प्रिंसिपल ऑफिसर हो, तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है, ओके। और आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से इनकम एक्सीड चली जाती है तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। दूसरी बात, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, या अमेंडमेंट आई थी, लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो हमें आधार नंबर दो, हम आपका पैन कार्ड बनवा देंगे। आपने पैन को क्या करोगे? अपने आधार कार्ड से लिंक करोगे। दूसरी बात में ये कहता है, अगर आपने आधार नंबर, देखो 272B क्या कहता है, पेनल्टी लगा देंगे। अगर आपको पैन नंबर देना था 5 ट्रांजेक्शन में नहीं देते तो 10,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। पैन नंबर ये 139A, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, 139A पैन नंबर के लिए बोल रहा है। 139A पैन नंबर, 139AA आधार की बात करता है। 5 ट्रांजेक्शन में पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अगर आपने पैन नहीं दिया तो क्या लग जाएगा? पेनल्टी लग जाएगी। किस सेक्शन में लगेगी? 272B में। 272B में ध्यान से देखना, पेनल्टी का सेक्शन 272 में चल रहा है, 271, 272 ऐसे चल रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 272A था और यहाँ पर भी क्या है, 272B है, ठीक है। 272B कब लगता है? जब आपने पेन नहीं दिया तो 10,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? जितना आपका टैक्स बनता है उसमें 234ABC का इंटरेस्ट जोड़ देना, 234 की फ़ीस जोड़ देना, मैट, AMT, TDS, TCS, एडवांस टैक्स और 89 की रिलीफ, सैलरी में पड़ा था ना 89 सेक्शन, वो माइनस करने के बाद जो बचता है उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको पे करने के बाद ही रिटर्न फाइल करनी है। दूसरी बात, अगर आपने सपोज करो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम पे किया है तो गवर्नमेंट कहती है हम पहले ये एज्यूम करेंगे कि 234F की और 234ABC का इंटरेस्ट आया है, हम पहले उसमें एडजस्ट करेंगे, उसके बाद बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो मानेंगे कि वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। अगर कोई व्यक्ति 234ABC की फ़ीस, 234ABC का इंटरेस्ट, अपना टैक्स और 234F की फ़ीस जो 5,000 और 10,000 और 1,000 है नहीं जमा कराता तो उसे क्या मान लिया जाएगा? सेशन डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा। उसके ऊपर 220 और 221 का सेक्शन लगा दिया जाएगा। 220 इंटरेस्ट है और 221 पेनल्टी का है। 220 इंटरेस्ट है, ठीक है, 1% की इंटरेस्ट, 1% का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पैनल वाला कॉन्सेप्ट है जो सिंपल ये कहता है कि अगर आपका केस किस में आई, इंसॉल्वेंसी में पहुंच चुका है, आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, तो उस केस में आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आएगा, वो आपकी रिटर्न को वेरीफाई करेगा। ओके, थैंक यू दोस्त। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो आगे से आगे लोगों को शेयर करें, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका कोई डाउट सॉल्व करूँगा। थैंक यू।